नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे महाराणा प्रताप और अकबर की, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। फिर बात करेंगे कैसे रेट लिस्ट में ऑडियो की एंट्री हुई। साथ ही बात होगी कांग्रेस के मिशन 2023 की, जिसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो सबसे पहले बात प्रदेश में हो रही महाराणा प्रताप और अकबर मामले पर सियासत तेज हो रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है और डोटासरा पर निशाना साध दिया है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस से पूरे मामले पर माफी मांगने के लिए कहा है। बता दें कि नागौर जिले के दौरे पर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 दिवसीय जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए थी। वहीं बीजेपी ने इस लड़ाई को धार्मिक रंग दिया है। डोटासरा पहले भी महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई पर बयान दे चुके हैं। तो वहीं बीजेपी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर हमलावर दिखी। बीजेपी ने डोटासरा पर पलटवार किया है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को भी महान नहीं मानती। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डोटासरा को महाराणा की जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ने की नसीहत दी है। तो वहीं उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं हैं और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नज़र में महान हैं। इतने वर्षों तक इन्होंने इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से लिखाया, जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, अब समय बदला, लोगों ने भी इतिहास को ठीक तरीके से समझना शुरू किया, लेकिन आज भी कांग्रेस की फितरत नहीं बदली। उसका बड़ा कारण वो उनका तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आता ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की मति इस प्रकार भ्रम हुई है कि एक बार नहीं, आधी दर्जन बाद उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर महान और अकबर को महान बताने की बात कही है। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। उधर कांग्रेस भी पूरे मामले पर डोटासरा का बचाव करती नजर आई। पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर का बयान बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है। देश के तत्कालिक मुद्दे उन पे चर्चा होनी चाहिए, किंतु भारतीय जनता पार्टी आज भी उन बातों पे चर्चा कर रही है जो बातें आज कहीं मायने नहीं रखती है। क्या अकबर के सेनापति राजा मान सिंह नहीं थे? क्या महाराणा प्रताप के सेनापति उस समय के हाकिम साहब नहीं थे? तो इस प्रकार की बातों का आज तुल देना गलत है। महाराणा प्रताप राजस्थान के ही नहीं, देश के हम सबके वीरता के प्रतीक थे और उनका संघर्ष जो था वो हम सब ने देखा है, किस प्रकार से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, किंतु भाजपा की सोच है कि वो इतिहास की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, जिसमें कभी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए अब गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया। क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों को दिखते हैं। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है।
और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रीट लीक्स मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। एबीवीपी की जनहित याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किए गए हैं। एसओजी सही दिशा में जांच कर रही है। बहस के दौरान एसओजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। एबीवीपी ने परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग की है। सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है, क्या कुछ बात निकलकर सामने आई सुनवाई के दौरान? देखिए, हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी परीक्षा को रद्द करने को लेकर। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है और उसके बाद में एबीवीपी की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी किए गए थे। आज सरकार ने अपना जवाब पेश किया और कहा कि जो परीक्षा रद्द हुई है, केवल उसी का पेपर लीक हुआ था। लेवल फर्स्ट जिसकी एबीवीपी मांग कर रही है पेपर रद्द करने के लिए, उसको पेपर रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पेपर लेवल फर्स्ट जो है वो लीक ही नहीं हुआ था। साथ ही सीबीआई जांच की जो मांग है एबीवीपी को, उसको लेकर कहा गया कि एसओजी सही दिशा में जांच कर रही है और जब बहस होगी पूरे मामले के अंदर तो एसओजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। आज एजी एमएस सिंह भी पेश हुए थे राज्य सरकार की ओर से। उन्होंने अपना पक्ष रखा। दो मांगे थी एबीवीपी की, तो पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, केवल लेवल 2 का पेपर ही रद्द नहीं हुआ है, लेवल फर्स्ट का भी पेपर रद्द हुआ है। उस बात को सरकार की ओर से नकारा गया। उनका यही कहना था कि लेवल 2 का ही पेपर रद्द हुआ है, क्योंकि जांच में साबित हो चुका है और सरकार ने लेवल 2 को रद्द कर दिया है। साथ ही जहां दूसरी मांग थी कि जो सीबीआई को जांच दी जाए, उसको लेकर भी कोर्ट की राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसी जो एसओजी की जो एजेंसी है उसकी जांच एकदम सही दिशा में चल रही है। ऐसे में सीबीआई को जांच देने का कोई औचित्य नहीं है। समय जब आएगा इस चीज का, या कोर्ट जब चाहेगी, तब जो एसओजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने भी पेश कर दी जाएगी। जी सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार हमलावर हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की 100 जन्म में भी बराबरी नहीं कर सकती है। साथ ही सतीश पूनिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। रीट लीक्स को लेकर कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, कांग्रेस को इसमें 100 जन्म लेगी तो भी वो बीजेपी की इस मामले में बराबरी नहीं कर सकती। 1885 में एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई थी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सरीखे लोगों ने कांग्रेस को सत्ता का हथियार बना लिया। इसलिए कांग्रेस से कोई विचार नहीं था। उस समय कुछ लोग थे जो आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें शरीक हो गए। महात्मा गांधी जी ने खुद ने कहा था कि भैया मूवमेंट खत्म हो गया, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता और एक दिन में खत्म नहीं होता। ये बेरोजगारों की हक की लड़ाई है। कांग्रेस ने सबसे पहले वादा खिलाफी की थी रोजगार को लेकर और भत्ते को लेकर। रोजगार भी उतने परिमाण में नहीं दिया और भत्ते में भी ठगी करी, और उसमें कोर्ट में खाज ये हुआ कि रीट जैसी जो ऐतिहासिक धांधली हुई है उससे राजस्थान के बेरोजगारों को, उनके परिवार के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से सदन में भी और सदन के बाहर सरकार बौखलाई और खुद इस बात का प्रमाण दे रही है। एसओजी ने भी जब बहुत सारी चीज़ें प्रमाणित कर दी तो ऐसा लगता है कि एसओजी की लिमिट है और उसने छोटी मछलियां पकड़ी हैं। पर खुद जारोली ने स्वीकार किया कि राजनीतिक संरक्षण में और ये परीक्षा इस परीक्षा का साया है। हम यही चाहते हैं कि वो राजनीतिक संरक्षक कौन थे, इसमें बाकी ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया है, तो सीबीआई की जांच जरूरी। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार हुआ। मंत्री महेश जोशी ने पूनिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, हम बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की जैसा काम हम कर भी नहीं सकते। हम भाई को भाई से नहीं लड़ा सकते, हम हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम देश को रिवर्स गियर में नहीं ले जा सकते, हमने कुछ बनाया नहीं, बिना बनाए चीज़ों को बेचने की जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है वो नहीं कर सकते। कोई एक संस्था नहीं बनाई, कोई कंपनी नहीं बनाई, और मोदी जी ने बहुत सारी कंपनियां बेच दी, हम नहीं कर सकते। उनका प्रदर्शन अभी हमने रीट में देखा। सही कहा हमारे एक मंत्री ने कि 100 आदमी भी रीट के परीक्षार्थी नहीं थे उसके अंदर। असफलता के बावजूद जबरदस्ती ढिंडोरा पीटने की जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एक नए सिरे से निकल के आई है राजस्थान में,
जिसके प्रणेता सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, इवन गुलाब सिंह कटारिया जी, ये लोग जो इसके प्रणेता बन रहे हैं कि बेमतलब ज़बरदस्ती ढिंडोरा पीटने की, झूठ बोलकर, असत्य बोलकर ढिंडोरा पीटने की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रीट लीक्स केस में ऑडियो की एंट्री हुई है। रीट परीक्षा में धांधली से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेन देन की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। छात्र संगठन एबीवीपी का दावा भी सामने आया है। एनएसएस राज्य समन्वयक वनय सिंह का इसमें जिक्र किया गया है। परिषद का दावा है कि पेपर के लिए गिरोह के सदस्यों ने पैसे लिए थे। अब पेपर रद्द होने के बाद लौटाने पर यह पूरा विवाद हुआ है। मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो रहा है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह और तमाम लोग इस ऑडियो में शामिल हैं। क्या जिम्मेदारी है? कम सिंह भैया को फोन आया हमाल। हाँ दिन हो गए अमित कह रहे भाई जब ऐसा की बनेगी घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे हो अमित का है। हाँ वो कहती है ऐसा समय मेरे पास पैसा है वो दिन कहना के समझा दिए तू कहती है यार मैं कहती है कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार डूब कोई किनारे मैं जब एक 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ करो मैं अच्छा मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गए यार। कौन सा लोरे हुआ होगा मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तू तुम्हें फ्री करना देने तो सही है भैया दे दिए अभी कहाँ तो यार। तो रीट मामले में एबीवीपी ने ऑडियो जारी किया है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल का कनेक्शन की जांच की जाए, ये एबीवीपी की ओर से मांग रखी गई है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि एसओजी पूछेगी तो हम जरूर बताएंगे। में स्पष्ट रूप से पैसे की, हमारे पास में 3 ऑडियो क्लिप भी हैं। उन ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से पैसे के लेन देन की बात हो रही है। उसमें हम देखेंगे तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के स्टेट कोऑर्डिनेटर वनय सिंह जी के साला अमित, वो अमित नाम का व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। और उस अमित का चेक, ये चेक उस अमित का हमारे पास है। उसने पैसे की लेन देन की और अपने चेक दिए गारंटी के तौर पर कि हम आपको 6 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं, तो 6 लाख रुपए का चेक उस अमित ने दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आपको खाली चेक दे रहा हूं। और ये चेक हमारे पास में प्रमाण के तौर पर आपके सामने है। और उसके बाद में इन व्यक्तियों ने वहां पर तीनों जो ऑडियो क्लिप हैं उनमें स्पष्ट तौर पर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। एक व्यक्ति है वनय सिंह के गांव का, जो इनके पास में घर है। ये गांव में ये व्यक्ति है, इसके पास में 10 लाख सिलेक्शन की गारंटी दे रहा था। टीचर पुलिस ने नकली नोट को मामले में पकड़ा। सरकारी शिक्षक है। 2011 में जब सुभाष गर्ग साहब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय इनकी भर्ती हुई। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। हाईकोर्ट से निम्बाराम को राहत मिली है। बीवीजी से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने एसीबी से केस डायरी की तलब की है। बीवीजी मामले में लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। तो आपको बता दें 22 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। बीवीजी से जुड़े मामले में निम्बाराम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निम्बाराम को राहत दी है और एसीबी से केस डायरी की तलब की गई है। बीवीजी मामले में लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था और ये पूरा मामला आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अगली सुनवाई जो होगी वो 22 फरवरी को होगी। तो 22 फरवरी को एक बार फिर से मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो निम्बाराम को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हाईकोर्ट में इस मामले पर एक सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है निम्बाराम को। और बीवीजी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इसके साथ ही कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो अगली सुनवाई जो होगी हाईकोर्ट की ओर से वो 22 फरवरी को होगी। बीवीजी से जुड़ा ये पूरा मामला है और आपको बता दें इसको लेकर
एक लेन देन का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल हाईकोर्ट से लिम्बाराम को राहत मिली है। उधर लिम्बाराम को 10 लाख की सहायता मिलेगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। ओलंपियन तीरंदाज का दिल्ली में इलाज चल रहा है। पद्मश्री तीरंदाज लिम्बाराम को हर संभव मदद के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो 1992 में बीजिंग एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में 1 पॉइंट से ये चूक गए थे। और उधर उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के रहने वाले ये लिम्बाराम हैं, जिन्होंने तमाम मेडल्स हासिल किए हैं। तो फिलहाल लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। ये बीमार है, जिसके चलते सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए 10 लाख के सहायता का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 1992 में बीजिंग एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इस मामले में सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि ओलंपियन तीरंदाज और पद्मश्री से सम्मानित श्री लिम्बाराम के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। श्री लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। उनके उपचार में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। लिम्बाराम को 10 लाख की सहायता दी जाएगी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, खेल जगत में जाना माना नाम है लिम्बाराम का। जैसा आपने अभी बताया कि ओलंपियन ये रहे हैं, एशियन गेम्स में इन्होंने जो है मेडल जीता है और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। तो जाना पहचाना नाम, और राजस्थान से ये ताल्लुक रखते हैं। पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। अभी दिल्ली के अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और एक जो धर्म होता है राज का, वो निभाते हुए सहायता की जो है घोषणा की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की राशि जो है इनके उपचार के लिए दी जाएगी। और ये महत्वपूर्ण फैसला है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है उन्हें सहायता दी जाए। तो ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने दिखाई है और उपचार उन्हें बेहतर तरीके से मिले, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर जो है राजस्थान की ओर से दिल्ली में जो बैठते हैं, उन्हें निर्देशित किया है कि वो लगातार लिम्बाराम के संपर्क में रहे और उनकी हर संभव मदद, जो भी उन्हें मदद चाहिए वो मदद जो है राज्य सरकार की ओर से दी जाए। ऐसा जो है उन्होंने निर्देशित किया है प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर को। और लिम्बाराम के जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री ने की है। तो दिल्ली के अस्पताल में जो है उनका उपचार चल रहा है और सहयोग राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। दिनेश, स्वस्थ होने की कामना भी की है मुख्यमंत्री ने, और इसके साथ ही 10 लाख के आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बजट से पहले कल प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन होगा। कल बिरला सभागार में इस अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री और विधायक और पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 और मिशन 2024 पर चर्चा की जाएगी। तो बजट को लेकर सुझाव भी दिए जाएंगे। डिजिटल सदस्यता अभियान समेत अन्य मुद्दों पर अधिवेशन में चर्चा भी की जाएगी। पूर्व में कोरोना संक्रमण के चलते जो अधिवेशन टाल दिया गया था, एक बार फिर से वो अधिवेशन किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। पंत कृषि भवन में पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कहा कि किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत कैसे हो, उस सोच के अनुरूप हम काम करेंगे। आज बहुत बड़ा बोर्ड जो है आपके
एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, कि उसमें हम किसान को जो है ना सीधा जोड़ने का काम करेंगे। किसान को जो है सही तरीके से उसको खाद मिले, सही तरीके से उसको जो है सिंचाई का पानी मिले, फसल का उचित मूल्य उसको मिले, बिजली उसको समुचित बिजली मिले। ऐसी व्यवस्था हम जो है बैठ के एकता और संगठन से हम करेंगे। पूरे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि आलाकमान और मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश के किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और इनका जो अनुभव है हम सब लोगों के लिए काम आएगा। हम जानते हैं कि इस कोरोना काल में जीडीपी को रोकने का काम खेती ने किया है। हमारी नौजवान पीढ़ी भी कोरोना के बाद में खेती में रुचि ले रही है। पढ़े लिखे नौजवान भी खेती की तरफ अपना पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ काम कर रहे हैं। और नया जो बजट एग्रीकल्चर का है, जो पहली बार राजस्थान सरकार लेके आ रही है, उसमें भी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की हमारी मंशा मुख्यमंत्री जी की है। और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाला बजट राजस्थान के प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली लेके आएगा। वहीं भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने महाराणा प्रताप और अकबर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। डोटासरा ने अपने बयान में कहा था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सत्ता का संघर्ष था। देवनानी ने अपने बयान में कहा कि यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति चलते ये बयान दिया है। देवनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रताप के स्वर्णिम इतिहास को कलंकित करने की कोशिश कर रही है। अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध को सत्ता संघर्ष बताया, वह निश्चित रूप से एक निंदनीय है। और महाराणा प्रताप जो शौर्यता है, जो बलिदान है, यह उसका अपमान है। महाराणा प्रताप ने एक स्वाभिमान और स्वतंत्र मातृभूमि की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वो सत्ता के भूखे नहीं थे, वे चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके और बहुत ही ऐश आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मातृभूमि के लिए यह काम किया। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं चंचला कुमारी और अद्वैत कोलारकर पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। मैं हूँ चंचला कुमारी, हथवाल, रांची, झारखंड से। मुझे लगता है मैंने रेसलिंग को नहीं चुना, रेसलिंग ने मुझे चुना है और अब रेसलिंग ही मेरा जुनून है। हमारा स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए मैंने चंचला को अकादमी डाले ताकि वो अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से खेल कर पाएगी। मैं 5 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और अभी तक मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड और नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंटरनेशनल में क्वालिफाइड हुई। I think life is full of colors. I fill mine with my favorite one. My name is Advait Kolarkar and I am an abstract artist. Abstract art is something where you can paint with anything. अद्वैत को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन को ये नहीं पता है कि वो जिस तरीके से वो टेक्सचर्स, कलर्स, डिफरेंट कंपोजिशन बनाता है, उसके जैसा कंपोजिशन कोई और बच्चा इस उम्र में बना सकता है। There is no right and wrong in abstract art. And most important part is that everyone sees it differently. What I see as a galaxy, you might see it as an ocean. अद्वैत बस 2 साल का ही था जब उसका पहला पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।
स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में। इस एपिसोड में आइए शुरुआत करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। SHIB की टॉप 10 होल्डिंग लिस्ट में वापसी। ऑन चेन डेटा सर्विस प्रोवाइडर वेलस्टेट ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि शिबा INU में अब सबसे बड़े 1000 एथेरियम निवेशकों के टॉप 10 कॉइन्स की सूची में शामिल हो गया है। SHIB इन्वेस्टर्स ने इस नए हिस्टोरिकल पीक में जगह बना ली है। अलग अलग चेन्स में टॉप 1000 होल्डर्स का डेटा कलेक्ट और शेयर करने वाले वेलस्टेट के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कैनाइन क्रिप्टो शिबा INU में सबसे बड़े 1000 ईथर वेल ऑन करने वाले टॉप 10 कॉइन्स की सूची में वापसी कर ली। इन इन्वेस्टर्स के पास अब जो शिबा INU की टोकन है उस हिसाब से फरवरी के दूसरे वीक में ये उनके पोर्टफोलियो का 16.15% बनता है। SHIB US डॉलर के वैल्यू के हिसाब से भी टॉप वेल्थ होल्डिंग का सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट्स है। टॉप 10 की इस लिस्ट में एथेरियम पहले और शिबा INU दूसरे नंबर पर है। $80 मिलियन बग एक्सप्लॉइट के बाद बनी एंड क्यूबिट DAO में तब्दील। बनी फाइनेंस और क्यूबिट की डेवलपमेंट टीम ने प्रोटोकॉल के उलट जाते हुए इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DAO में बदलने का फैसला किया है। हाल ही में पब्लिश एक ऑफिशियल पोस्ट में बनी फाइनेंस टीम ने घोषणा की कि क्यूबिट पर हुए एक्सप्लॉइट से $80 MN का नुकसान हुआ है। इससे टीम के लिए फुल स्केल पर काम करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने प्रोटोकॉल को भंग करने और कम्युनिटी को अथॉरिटी देने का निर्णय लिया है। आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि अब कम्युनिटी इंपॉर्टेंट डिसीजन देने का प्रभारी होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना और फी स्ट्रक्चर में बदलाव करना शामिल है। प्रोटोकॉल को DAO में बदलने के लिए डेवलपमेंट टीम ने बनी के लिए वॉल्ट बंद कर दिया है, यानी अब नेटिव टोकन को मिंट नहीं करेगा। टीम क्यूबिट ने लेवरेज्ड फार्मिंग वॉल्स और सिंगल एसेट वॉल्स को भी बंद कर रही है, जिसका इस्तेमाल एसेट्स बोरो करने के लिए किया गया था। बिनेंस फोर्ब्स में $400 M हिस्सेदारी हासिल करने को तैयार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस 2022 Q1 तक बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये मीडिया कंपनी डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पैठ को दोगुना करने के लिए उत्सुक है। क्रिप्टो फर्म फोर्ब्स में $400 MN का निवेश करेगी। अपने पूंजी निवेश के अलावा बिनेंस फोर्ब्स को डिजिटल एसेट्स और Web3 रणनीति पर सलाह भी देगी। फोर्ब्स पर बिनेंस सौदे के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए पब्लिकेशन के CEO माइक फेडरल ने कहा कि फोर्ब्स जटिलताओं को दूर करने और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सभी उभरती डिजिटल एसेट्स के बारे में उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। फेडरल ने आगे बताया कि फोर्ब्स में बिनेंस के निवेश के साथ अब उनके पास दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज और दुनिया के सबसे सफल ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स में से एक अनुभव, नेटवर्क और संसाधन है। तो क्रिप्टो की समझ में इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।